हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रोहित यादव आर के एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था टेंस किसे कहते हैं। वो वीडियो का पार्ट 1 था और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट यानी जो इस समय मौजूद है, जो इस समय चल रहा है, यानी जो इस समय उपस्थित है, जो इस समय उपस्थित है, उसे हम नेक्स्ट कहते है हैं हमारा इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता। क्या? ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता उसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं इंडेफिनिट होता क्या है। मैं हिंदी बोलता हूँ, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं आई स्पीक हिंदी। अब देखिए इसके अंदर मैं हिंदी बोलता हूँ। अब देखिए इसके अंदर कोई समय जो है निर्धारित नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं हिंदी बोलता हूँ, इसमें देखिए मैं हिंदी बोलता हूँ, कब बोलूँगा, कब पता नहीं, कब क्या होगा, कुछ पता नहीं। इसमें ऐसे वाक्य है ये जिसमें इसका समय निर्धारित नहीं होता। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अभी हमने समझा था प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। तो अब समझते हैं, हम आगे समझते हैं कि प्रेजेंट अगर हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य अगर हमारे सामने आता है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो चलिए समझते हैं। जब भी वाक्य के अंत में जब भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, यानी कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे आदि शब्द आते हैं, तो समझिएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 3 भागों में डिवाइड करके, यानी 3 भागों में बांटकर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। जिसमें से हमारा पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। और सेकंड हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। और अब हमारा तीसरा और आखिरी आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब समझ, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे कि आपके पास कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस पूछे जिसमें आपसे प्रश्न पूछे, कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछे, जैसे क्या तुम पढ़ते हो। अब इसमें देखिए क्या तुम पढ़ते हो, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, यानी कोई प्रश्न पूछ रहा है, यानी ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को, नियम को समझेंगे, जिससे हम अपने सेंटेंस को बना सके हिंदी टू इंग्लिश। तो देखिए, चलो देखते हैं इसके जो रूल है हमारे वो क्या कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले भी इसमें ये देखते हैं एस या ई एस जो है इसका प्रयोग किस लिए होता है, मतलब कहाँ पे एस और ई एस का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं ई एस। ई एस जिस वर्ब के पीछे ओ, एक्स, सी एच, एस एस, जेड आता है वहाँ ई एस लगता है। अब देखिए जिस वर्ब, अब वर्ब मैंने, जैसा कि आपने पिछले वीडियो अगर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था वर्ब क्या होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम हर समय नहाते हैं, जो सोते हैं हम हर समय सोते हैं। मैं जैसे इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, बैठा हूँ, ये सारे आप पढ़ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो क्रिया हो गया। जो भी हम कार्य करते हैं उसे हम कहते हैं क्रिया। यानी आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें आपका जो सेंटेंस मिलेगा उसमें कोई भी जो वर्ब आता है, उस वर्ब के पीछे अगर ओ, एक्स, सी एच, एस एस, जेड आता है तो समझिएगा वहाँ पर ई एस का प्रयोग होगा। वहाँ पर आपको ई एस का प्रयोग करना है। अब है हमारा एस। जिस वर्ब के पीछे ओ, एक्स, सी एच, एस एस, जेड नहीं आता, ध्यान से देखिए इसमें नहीं आता, ऊपर जो था आता था, अब इसमें है नहीं आता, वहाँ पर एस लगता है। जहाँ पर एस लगता है, कहाँ पर, जहाँ पर नहीं आता। ध्यान से देखिए यहाँ पे उसका ऊपर वाले से नेगेटिव में चल जा रहा है। आई होप आपको सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। अब एक बात और नोट करने के लिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की चीज़ है, एस या ई एस इसका प्रयोग सिर्फ सिंगुलर में होता है, ना कि इसका प्रयोग प्लूरल में भी नहीं होता है। कहीं आप सोचोगे कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका यूज़ कर दे, ऐसा नहीं है। इसको सिर्फ आप सिंगुलर में ही यूज़ कर सकते हो। अब कईयों के मन में डाउट होगा सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ कहाँ पे होता है, तो चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। सिंगुलर जो है ही, सी, इट, एनी सिंगुलर नाउन
यानी ही सी इट एनी सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर का प्रयोग होता है, और उस इसी प्रकार सेम प्लुरल का जो है आई वी यू दे एंड प्लुरल नाउन के साथ जो है प्लुरल का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तुम एक पत्र लिखते हो। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे, अब चलिए इसको समझते हैं। यू राइट अ लेटर। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं कैसे बनेगा यू राइट अ लेटर, कैसे बना ये हमारा सेंटेंस जो है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो अफर्मेटिव का हमारा जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। तो हम इसी रूल के ज़रिए इसको पूरा करते हैं। देखिए चलिए समझते हैं मैंने इसको कैसे पूरा किया। जैसे हमारा देखिए, सबसे पहले हमारा जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा इसके अंदर क्या है, तुम जो है इसके अंदर हमारा जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। तुम का हमने यू लिख दिया। अब है हमारा सब्जेक्ट, बस दूसरा आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्ब कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य को करना, वो होता है हमारा वर्ब। अब देखिए वर्ब इसके अंदर कार्य क्या करना है, तो हम इसके अंदर पहले ढूंढेंगे इसमें कार्य क्या कर रहा है। तुम एक पत्र लिखते हो। अब देखिए इसके अंदर जो लिखते हो, लिखना जो इसके अंदर हो गया वर्ब हो गया, तो लिखने को हम राइट कहते हैं, तो यू राइट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब है हमारा एस या ई एस का प्रयोग। अब देखिए मैंने आपको नोट में बताया था कि, ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको नोट में बताया था कि एस या ई एस का प्रयोग सिर्फ प्लुरल नाउन के साथ होता है, ना कि सिंगुलर के साथ। तो देखिए इसके अंदर ये जो तुम जो है हमारा सिंगुलर नहीं है, ये प्लुरल है, इसलिए हमारे इसके साथ एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता। तो चलिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और एस या ई एस का तो प्रयोग होगा ही नहीं। अब हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर हमारा। अब देखिए जब भी सेंटेंस को पूरा करेंगे उसके बाद जो भी चीज़ें बच जाती है वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर बच गया हमारा लेटर, अ लेटर बच गया है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिया, इसी प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस को भी समझेंगे। फ्रेंड्स इसके रूल को समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस में डू या डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके अंदर हमने जो अफर्मेटिव जो इसका था, अफर्मेटिव में हमने देखा था जो हेल्पिंग वर्ब थी इसकी, डू या डज की जगह उसमें अफर्मेटिव में जो थी उसमें थी एस या ई एस थी। इसमें देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा हमेशा, इसके नेगेटिव जो इसके अंदर डू या डज का प्रयोग होगा। हमने पहले इसका जो अफर्मेटिव में जो था उसमें ई एस का प्रयोग था, एस या ई एस का प्रयोग था, और इसके अंदर जो है डू या डज का प्रयोग है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें डू का प्रयोग जो है सिंगुलर के साथ होता है, और जो डज का प्रयोग है वो प्लुरल के साथ होता है। यानी जो डू है सिंगुलर नाउन और डज है प्लुरल नाउन के साथ यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जो है देख लेते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब देखिए इसकी इंग्लिश अब आपको, आई होप आपको अब बनाने आ गया होगा इंग्लिश। यू डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो जाएगी इसकी इंग्लिश। तो फ्रेंड्स अब हमारा लास्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसके रूल को देखते हैं। डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब है जो पहले आई है, क्योंकि जो प्रश्न जो पूछते हैं इंटेरोगेटिव जो होता है, यानी प्रश्नवाचक जो शब्द, जो प्रश्नवाचक जो सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले आती है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप डू या डज। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। क्या मैं झूठ बोलता हूँ। अब इसकी इंग्लिश देखिए, डू अ लाई। अब देखिए इसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह जो थे उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है बाद में आती थी, पर इसमें हेल्पिंग वर्ब डू जो है इसमें पहले आया। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक शब्द है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, अगर कोई भी परेशानी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो दोस्तों ये मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये हमारा टेंस का जो वीडियो जो है, हमारा टेंस का जो वीडियो है, ये वीडियो जो है टेंस का पार्ट 2 था। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उस पर मतलब टेंस क्या है उसके बारे में हमने उस पर जाना था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए,
क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा जब तक आप पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए।